डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का एक स्पेशल कोर्स जिसका नाम है रैपिड प्रिपरेशन कोर्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म्स में आरपीसी के नाम से जानेंगे और पुकारेंगे। 2021 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए यह स्पेशल कोर्स तैयार किया है। हम आपको प्रत्येक चैप्टर का हाइलाइट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करेंगे। आप अगर अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन और मार्किंग स्कीम वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं, आपको परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों का क्या महत्व है, ये सब जानकारी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए आज हम पाठ की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चैप्टर हाइलाइट्स यानी कि यूनिट आपका जो 1 है, जिसमें 4 चैप्टर्स हैं, चारों चैप्टर्स के जो प्रमुख पद हैं, जो परीक्षा के ख्याल से महत्वपूर्ण हैं और जानकारी के ख्याल से भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, उन सब का परिचय हम आपको कराएंगे। उसके बाद अगले स्टेप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बतलाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बतलाएंगे और फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हाइलाइट्स की। सबसे पहला टर्म आता है जीवन अवधि। जीवन अवधि का मतलब क्या है? तो जीव के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का काल उस जीव की जीवन अवधि कहलाता है। प्रत्येक जीव की जीवन अवधि अलग अलग होती है। कुछ जीवों की जीवन अवधि 1-2 दिन भी होती है तो कुछ की हजारों वर्षों तक होती है। तो ये पहला टर्म हुआ जीवन अवधि, यानी कि जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का काल जीवन अवधि कहलाती है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जनन की। जनन यानी रिप्रोडक्शन क्या है? तो जब कोई जीव अपने ही जैसे जीव को जन्म देता है तो उस जैविक प्रक्रिया को हम लोग जनन के नाम से जानते हैं। जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की, जिसको अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जिस जनन में एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अब बात करेंगे हम कुछ जीवों की जिनमें अलैंगिक जनन होता है। बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और अनेक पौधे तथा जंतुओं में अलैंगिक जनन की क्रिया देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक पुंज या क्लोन की। अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं। इस प्रकार से प्राप्त संतति को एक पुंज या क्लोन कहते हैं। यानी कि अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतान पैदा होते हैं
वह आपस में आनुवंशिक रूप से समान होते हैं और समानता के कारण ही इनको हम लोग एक पुंज या क्लोन के नाम से जानते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे कायिक जनन की। पौधों में अलैंगिक जनन की क्रिया को कायिक जनन कहते हैं। इसमें पौधे के किसी अंग से नए पौधे का विकास होता है। आलू, अदरक, बांस, गुलाब इत्यादि में इस तरह का जनन देखने को मिलता है। अब बात करेंगे हम लैंगिक जनन की। तो जिस जनन में नर तथा मादा भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं और लैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। अब हम मध्य चक्र को भी साथ साथ जान लें। तो जब किसी जीव में अंडाशय सक्रिय हो जाता है तथा सहायक हार्मोन परिवर्तित होने लगता है जिससे जीव प्रजनन के लिए तैयार हो जाता है, तो उस काल को हम लोग मध्य चक्र के नाम से जानते हैं। यानी कि मध्य चक्र ऐसा काल है जिसमें कोई जीव प्रजनन के लिए तैयार होता है और उसके अंदर का अंडाशय सक्रिय होता है। गाय, कुत्ता, हिरण, चूहा, भेड़ इस सब में मध्य चक्र की घटना देखने को मिलती है। साथ साथ अब हम मासिक चक्र की भी बात कर लेते हैं। तो शुक्राणु की प्रतीक्षा समाप्त होने के बाद हर बार गर्भाशय से अंडाणु और उसकी इंडोमेट्रियम झिल्ली एवं रक्तस्राव के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकलता है। इस क्रिया को हम लोग मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। इसको कहीं कहीं पर रजोधर्म भी कहा जाता है। इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल या शॉर्ट में एमसी के नाम से भी जाना जाता है। जीर्णता या वृद्धावस्था। तो प्रजनन अवस्था की समाप्ति या प्रजनन क्षमता की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धा अवस्था के नाम से जानते हैं। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, आम भाषा में वृद्ध का मतलब बुढ़ापे का मतलब और जीव विज्ञान में बुढ़ापे का मतलब वृद्धावस्था का मतलब अलग अलग होता है। दांत का टूटना, बाल का पकना, चमड़े का झूल जाना, ये वृद्धावस्था की पहचान और परिभाषा नहीं है। ये सब वृद्धावस्था के लक्षण हो सकते हैं, संकेत हो सकते हैं, क्योंकि बाल तो एक बच्चे का भी पक जाता है। तो हम ये थोड़े कह देंगे कि उसकी वृद्धावस्था आ गई, नहीं कहेंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जीव विज्ञान कहता है कि जब इंसान के अंदर प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है, प्रजनन की अवस्था समाप्त हो जाती है, तो उस अवस्था को हम लोग जीर्णता या वृद्धावस्था के नाम से जानते हैं। युग्मक जनन की बात करते हैं। तो युग्मक के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु के नाम से जाना जाता है। अब उभयलिंगी जीवों की बात कर लें तो पौधों में नर तथा मादा जनन अंग दोनों जब एक ही पौधे में पाए जाते हैं तो उसको उभयलिंगी कहते हैं। यानी कि जिस जीव में नर और मादा जनन अंग साथ साथ पाया जाता हो उस जीव को हम लोग उभयलिंगी जीव के नाम से जानते हैं। एक लिंगी जीव तो जब नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग पौधों पर विद्यमान होते हैं तो उन्हें एक लिंगी कहते हैं। यानी कि जिस जीव में सिर्फ नर या मादा जनन अंग ही हो उस जीव को हम लोग एक लिंगी जीव कहते हैं। एक लिंगी एवं द्विलिंगी पुष्प। तो जिस पुष्प में केवल पुंकेसर या स्त्री केसर विद्यमान हो उसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं, और जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों विद्यमान हो उसे हम लोग द्विलिंगी पुष्प के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे परागन की। तो जब परागकण पराग कोश से निकलकर
उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब इस प्रक्रिया को हम लोग परागण के नाम से जानते हैं। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। अब हम बात करेंगे स्वपरागण की। तो जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग स्वपरागण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हों तो उस प्रक्रिया को हम लोग स्वपरागण के नाम से जानते हैं। परपरागण, तो एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग परपरागण के नाम से जानते हैं। एक लिंगी फूलों में परपरागण देखने को मिलता है। परपरागण वायु, कीट, पक्षी, जल तथा अन्य जंतुओं के द्वारा होता है। अब हम थोड़ा निषेचन के बारे में भी जान लेते हैं। तो नर युग्मक मादा युग्मक के मिलने के पश्चात युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी कि निषेचन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है। अनिषेक जनन, तो कुछ प्राणियों में बिना निषेचन क्रिया के ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की घटना को अनिषेक जनन हम लोग कहते हैं। यानी कि अनिषेक जनन एक विशिष्ट घटना है जिसमें बिना निषेचन के ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे मधुमक्खी में, पक्षी में, टर्की में और कुछ छिपकलियों में इस तरह का जनन देखने को मिलता है। बाह्य निषेचन की भी बात कर लेते हैं। तो निषेचन की क्रिया जब शरीर के बाहर होती है तब उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। आप कहिएगा कुछ उदाहरण बताइए, तो लीजिए आपको उदाहरण बता देते हैं। मछली का नाम सुने होंगे, मेढक भी देखे होंगे, सीप का नाम सुने होंगे। इन सब जीवों में बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। आंतरिक निषेचन, तो जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होता है तब इस प्रकार के निषेचन को हम लोग आंतरिक निषेचन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं भ्रूणोद्भव की। तो जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव के नाम से जाना जाता है। लघु बीजाणु जनन आपको बता देते हैं। लघु बीजाणु जनन पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। तो पराग मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसे एक बार और सुनिए ताकि आपके दिमाग में सेट कर जाए। पराग मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन, ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या है? पराग मातृ कोशिका, और बनता क्या है? लघु बीजाणु। यहाँ क्या कर देना है? मातृ कोशिका से गुरु बीजाणुओं के बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि एक शब्द के हेर फेर से ये दोनों परिभाषाएं बदल जाती हैं। गुरु युग्मक जनन, तो गुरु बीजाणु से पूर्ण भ्रूण कोष बनने तक की सभी क्रियाओं को मिलाकर गुरु युग्मक जनन कहा जाता है। यानी कि गुरु युग्मक जनन जो है वह कई क्रियाओं का मेल होता है। यानी कि गुरु बीजाणु से पूर्ण भ्रूण कोष बनने तक की सभी क्रियाओं को मिला देते हैं तो उसको हम लोग गुरु युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। भीन कल्पक्वता, जब एक द्विलिंगी पुष्प के पुंकेसर
और वर्तिकाग भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व होते हैं, तब पुष्प की इस अवस्था को भिन्न कल्पक्वता और ऐसे पुष्प को हम लोग भिन्न कालपाकी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुम पूर्वता, जब पुष्प में पराग पहले परिपक्व होते हैं तब इस अवस्था को पुम पूर्वता तथा पुष्पों को पुम पूर्वी पुष्प के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और उदाहरण भी आपको देते हैं कि यह अवस्था सूरजमुखी के फूल, मलवेसी में और अम्बेली फेरी में देखने को मिलती है। स्त्री पूर्वता, इस प्रकार के पौधों में अंडक परिपक्व होता है, जैसे एनोनेसी, मैग्नोलिएसी। इस प्रकार की अवस्था को स्त्री पूर्वता और पुष्पों को हम लोग स्त्री पूर्वी पुष्प के नाम से जानते हैं। उभय लिंगता पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो कुछ पुष्पों के परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच में कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं, जिनके कारण परागण या तो मुश्किल होता है या होता ही नहीं है। पुष्पों की इस अवस्था को उभय लिंगता या हर्कोगैमी तथा पुष्पों को उभय लिंगी या हार्कोगैमस कहते हैं। ऐसे पुष्पों में वर्तिकाग्र इतना लंबा हो जाता है कि परागकोश वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विषम वर्तिकत्व की। कुछ पुष्पों में वर्तिकाग्र और परागकोश विभिन्न लंबाई, रचना और स्थिति के होते हैं, जिससे उन पुष्पों में केवल पर परागण ही संभव होता है। इस प्रकार के पुष्प द्विरूपी या त्रिरूपी होते हैं। वर्तिकाग्र के इस लक्षण को विषम वर्तिकत्व या हेटेरोस्टाइली के नाम से जाना जाता है। द्विरूपी पुष्प प्राइमूला में पाए जाते हैं। द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का अंड से मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनाना तथा द्वितीय केंद्र का नर युग्मक से संलयन द्विनिषेचन कहलाता है। द्विनिषेचन की खोज नवासीन ने 1898 ईस्वी में किया था। उन्होंने फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम में सर्वप्रथम द्विनिषेचन का पता लगाया था। द्विनिषेचन केवल आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि द्विनिषेचन पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है परीक्षा में। अब हम भ्रूणपोषी की चर्चा करेंगे। तो जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें हम भ्रूणपोषी या एंडोस्पर्मिक बीज के नाम से जानते हैं। इस प्रकार का एंडोस्पर्म अरंडी, गेहूं, मक्का में पाया जाता है। अभ्रूणपोषी, तो जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष का अभाव होता है उन्हें हम लोग अभ्रूणपोषी या नॉन एंडोस्पर्मिक बीज के नाम से भी जानते हैं। सेम, चना, मटर, मूंगफली आदि अभ्रूणपोषी बीजों के उदाहरण हैं। चावृताभ भ्रूणपोष, परिपक्व भ्रूणपोष की सतह यदि अनियमित तथा असमान हो तो उस प्रकार के भ्रूणपोष को रूमिनेट एंडोस्पर्म या चावृताभ भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और अनिषेक फलन की बात करते हैं। तो कुछ पुष्पों में बिना निषेचन के ही फलों का निर्माण हो जाता है। निषेचन के बिना फलों की उत्पत्ति क्रिया को अनिषेक फलन के नाम से हम लोग जानते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, अनिषेक जनन भी आपको जानना है और अनिषेक फलन भी जानना है, इसलिए दोनों में अंतर याद रखिएगा।
कुछ पुष्पों में बिना निषेचन के ही फलों का निर्माण हो जाता है। निषेचन के बिना फलों की उत्पत्ति क्रिया को अनिषेक फलन के नाम से जानते हैं। जैसे केला, अनानास, संतरा, अंगूर इत्यादि में अनिषेक फलन की क्रिया देखने को मिलती है। भ्रूण का विकास तो निषेचन के बाद अंड कोशिका युग्मनज का निर्माण करती है और जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को भ्रूणोद्भव के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम बात करेंगे बहुभ्रूणता की। जब एक ही बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो इस अवस्था को हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, सत्य भ्रूणता और असत्य भ्रूणता। असंग जनन की भी बात कर लेते हैं तो वह प्रक्रिया या घटना जिसमें समान लैंगिक जनन का स्थान पूर्ण रूप से अलैंगिक जनन ले लेता है, असंग जनन कहलाता है। नींबू, आम इत्यादि में इस प्रकार का जनन हो सकता है। मासिक चक्र, नारी में संपूर्ण जनन तक एस्ट्रोजेन हार्मोन स्रावित होता है एवं इस समय नारी के आंतरिक जननांगों में नियमित रूप से कुछ चक्रीय परिवर्तन होते रहता है। इस चक्र को हम लोग मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। यह चक्र 12 से 15 वर्ष की आयु में शुरू होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। मासिक चक्र के 14वें दिन अंडाशय द्वारा एक परिपक्व अंडाणु की निर्मुक्ति होता है जिसे अंडोसर्ग कहते हैं। यह परिपक्व अंडाणु फैलोपियन नलिका में पहुंचता है। प्रसव, सगर्भता यानी कि गर्भ के पूर्ण समय हो जाने के पश्चात गर्भाशय में विशेष रूप से संकुचन होता है जिसके कारण गर्भस्थ शिशु बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन गर्भाशय पेशी में संकुचन उत्पन्न करती है और शिशु गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को प्रसव के नाम से हम लोग जानते हैं। चिकित्सीय सगर्भता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको शॉर्ट में MTP के नाम से भी जानते हैं और MTP ही प्रचलित शब्द हो गया है। प्रश्न भी पूछा जाता है कि MTP से आप क्या समझते हैं। तो गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले शल्य क्रिया द्वारा गर्भ के समापन को चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी कि MTP कहते हैं। यानी कि गर्भ की अवधि के पूर्ण होने से पहले ही गर्भ को समाप्त कर देना चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यौन संचरित रोगों की, जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं। STD के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जो रोग मैथुन द्वारा संचारित होता है उसे यौन संचारित रोग कहते हैं। यानी कि जो रोग पुरुष स्त्री के बीच में या पुरुष पुरुष के बीच में यौन संबंध के द्वारा फैलता है उसको हम लोग यौन संचारित रोग या STD के नाम से जानते हैं। जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस, क्लेमिडिया, लैंगिक मस्य एवं विशेष खतरनाक HIV, ये सब यौन संचारित रोग हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं बंध्यता की। असुरक्षित सहवास के बावजूद दंपति यदि बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें बांध दंपति कहते हैं।
भारत में इसका दोष प्रायः स्त्रियों को ही दिया जाता है, लेकिन पुरुष में भी यह दोष पाया जाता है या पाया जा सकता है। यानी कि असुरक्षित सहवास के बावजूद, यानी कि पुरुष स्त्री के बीच मैथुन क्रिया होती है, इसके बावजूद भी अगर बच्चा पैदा नहीं होता है तो इस स्थिति को हम लोग बंध्यता कहते हैं और ऐसे दंपतियों को बांध दंपति कहते हैं। यह स्त्री में कमी से, पुरुष में कमी से या दोनों में कमी के कारण यह रोग हो सकता है। जनन स्वास्थ्य, तो WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य जनन संबंधी सभी तथ्यों के साथ एक संपूर्ण स्वास्थ्य का नाम है। एमनियोसिंटेसिस, ध्यान दीजिएगा, यह रेयर अटेंशन वाला टॉपिक है। लोगों का इस पर बहुत कम ध्यान जाता है, लेकिन यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। एमनियोसिंटेसिस काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके व्यवहारिक जिंदगी में काफी महत्व रखता है। यह एक प्रकार का गर्भाशय का जांच है जिसमें गर्भस्थ शिशु के बारे में हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यह कैसा जांच है? तो यह माता के गर्भाशय में से इंजेक्शन द्वारा एमनियोटिक द्रव निकाल लिया जाता है और उस द्रव का जांच करके भ्रूण का स्वास्थ्य, उसका लिंग और उसकी आनुवंशिक संरचना निर्धारित की जा सकती है। यानी कि माता के गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, उसका लिंग कैसा होगा, उसकी आनुवंशिक संरचना कैसी होगी, इसकी जानकारी इस जांच से मिल जाती है। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण जांच है और हमारे दैनिक जीवन में इसका काफ़ी महत्व भी है। इस जांच को हम लोग एमनियोसिंटेसिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि एमनियोटिक द्रव से इसका जांच किया जाता है, इसलिए इस जांच का नाम एमनियोसिंटेसिस रखा गया। इसी के साथ हमारा ये आपका पार्ट 1 लेक्चर समाप्त होता है। अब हम पार्ट 2 में आपको ये एक यूनिट का यानी कि कुल 4 चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाएंगे। ये कोर्स 2021 के एग्जाम को ध्यान में रखकर हमने बनाया है। आप हमारे इस कोर्स RPC यानी कि रैपिड प्रिपरेशन कोर्स के साथ जुड़े रहें। बहुत कम समय में परीक्षा की बहुत अच्छी आपको तैयारी हो जाएगी और आप स्क्रीन पर आए हुए जो हैं टॉपिक हैं, स्टडी मटेरियल हैं, इनको उतार लीजिए और वीडियो को एक से अधिक बार सुनिए ताकि आपके दिमाग में हर बातें बैठ जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।